अब तक हम ये क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड EFM ऑप्शनल पेपर बिजनेस बजटिंग चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है हमारा। लेक्चर थर्ड है। चैप्टर फर्स्ट का हमने बजट के बारे में लाभ, उद्देश्य, महत्व और इसी तरह से बजटन के भी लाभ, उद्देश्य, महत्व हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बजट की शब्दावली। बजट की जो शब्दावली होती है उसमें बजट के अंतर्गत जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द इस तरह के हैं जो कि पूरी पुस्तक में जो बजटिंग बिजनेस बजटिंग की आपकी किताब है उसमें आपके विभिन्न चैप्टर्स जो हैं उसमें ये शब्द आएंगे। वहाँ हम समय समय पे इन शब्दों को पढ़ेंगे और जो शब्द इस चैप्टर के हैं, फर्स्ट चैप्टर के हैं, उन शब्दों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपके बजट एवं बजटन है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट, बजट एवं पूर्वानुमान, वित्तीय बजट, आय एवं व्यय, बजट संगठन एवं बजट समिति, उत्पादन लागत, विक्रय उत्पादन, बजट प्रक्रिया, बजट नियंत्रण, प्रमाप लागत एवं विचरण, बजट तकनीक, बजट सिद्धांत, बजट के प्रकार। ये यानी कि 13 पॉइंट तक हम इसमें पढ़ेंगे पुस्तक में विभिन्न चैप्टर्स के अंतर्गत। नेक्स्ट इसके बाद आपके आता है 14th पॉइंट, आयगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां। ये क्या होती हैं? इसके लिए कहा जाता है कि व्यवसाय संचालन से नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय आयगत प्राप्तियां कहलाती है और इसी प्रकार से स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। दूसरा है आपके आयगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय एवं पूंजीगत व्यय ऐसे व्यवसायिक व्यय जिनके करने से केवल उसी वर्ष में आय या लाभ प्राप्त होता है हमको, तो उसको हम कहते हैं आयगत व्यय। जो ये आयगत व्यय होते हैं, ये व्यय व्यवसाय संचालन पर प्रति वर्ष किए जाते हैं और ऐसे व्यवसायिक व्यय जिनके करने पर व्यवसाय को दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त होता रहता है वो कहलाते हैं पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय का संबंध व्यवसाय की नियमित गतिविधियों से होता है, यह आप जान ही चुके होंगे। और पूंजीगत, जबकि जो पूंजीगत व्यय होता है उनका संबंध परियोजना निर्माण, स्थापना, परियोजना विस्तार, पुनर्संगठन और विकास से होता है, क्योंकि ये दीर्घकालीन होते हैं। पूंजीगत व्यय एक प्रकार से विनियोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे, जिनसे व्यवसाय को दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट है आपके पॉइंट, बजट पुस्तिका। बजट पुस्तिका क्या होती है? बजट पुस्तिका एक प्रकार की डायरी होती है जिसमें व्यवसाय के बजट निर्माण से लेके बजट क्रियान्वयन और मूल्यांकन से संबंधित सभी नियमों को, उपनियमों को, प्रक्रियाओं को और सिद्धांतों को उसमें लिखा जाता है, उसमें वर्णन किया जाता है। व्यवसाय के निर्माण से संबंधित जितनी भी तकनीक, प्रक्रिया और विधि होती हैं उनका पूर्ण ब्यौरा जो होता है वो इस पुस्तक में दिया हुआ होता है, जो बजट समिति और बजट अधिकारी के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। उच्च प्रबंधन के लिए नियंत्रण और उसके उत्तरदायित्व को ये निश्चित करते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर। इसमें व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विभागीय बजटों और मास्टर बजट का प्रारूप भी दिखाया जाता है। तो बजट पुस्तिका जो होती है एक संपूर्ण बजट की डायरी होती है। तो इसमें किन किन बातों का ब्यौरा होता है
इसमें तकनीक, विधि और प्रक्रिया का ब्यौरा होता है। इसमें बजट के उद्देश्य को दर्शाया जाता है। इसमें जो बजट के विभिन्न विभागीय बजट होते हैं उनका उल्लेख होता है। इसमें बजटों के प्रारूप को दर्शाया जाता है। बजट की अनुसूचियों की आवश्यकता होती है तो उसे भी इसमें दर्शाया जाता है। बजट स्वीकृति के बाद यदि कोई निर्देश होते हैं तो उसको इसमें दर्शाया जाता है। बजट निर्माण के लिए बजट संगठन योजना को इसमें दर्शाया जाता है। बजट समिति और बजट अधिकारी के क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, इसको इसमें दर्शाया जाता है। और इसके अलावा इसमें बजट समिति के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी संख्या को भी इसमें बताया जाता है कि कितने सदस्य होंगे, उनका कार्य क्या होगा, उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उनका दायित्व क्या होगा। इसके अलावा बजट के अलावा और कोई कार्य करने वाले कर्मचारी होंगे तो उनके दायित्वों को और उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। इसके अलावा बजट अधिकारी, सदस्य और कर्मचारियों के वेतन के बारे में, भत्तों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है। इसके अलावा विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के से किस प्रकार से हमें सहयोग प्राप्त होगा उसकी जानकारी भी यहाँ दी होती है। तो बजट निर्माण से संबंधित अन्य आवश्यक निर्देश भी यदि कुछ होते हैं तो वो भी यहाँ दर्शाए जाते हैं और बजट अवधि से संबंधित जानकारी भी यहाँ दर्शाई जाती है। तो एक प्रकार से बजट पुस्तिका का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि बजट पुस्तिका जो होती है उसके लाभ बहुत हैं। जैसे बजट पुस्तिका उच्च प्रबंध और बजट समिति के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। बजट पुस्तिका बजट से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं उनके कार्य, दायित्व और अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण करती है। बजट निर्माण में सुविधा पहुंचाती है। बजट समिति और उच्च प्रशासन और विभागाध्यक्षों में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। बजट क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन में सहायक होती है और प्रभावशाली बजट के निर्माण में सहायक होती है। तो इस प्रकार से बजट पुस्तिका जो होती है उसके कई लाभ हैं। लाभों के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे बजट समिति के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारियों की स्वतंत्रता को ये क्या कर देती है, बांध देती है, सीमित कर देती है, क्योंकि उसके कार्य, अधिकार और दायित्व को ये स्पष्ट करती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें उच्च प्रबंध के लिए तत्काल निर्णय लेने में बाधा होती है, क्योंकि बजट पुस्तिका में जो मार्गदर्शन, जो निर्देश दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है और उसको समझकर उसके संबंधित समय के आधार पर कार्य करना पड़ता है। तो ये प्रकार से तत्काल निर्णय लेने में बाधक होता है। तीसरा है विशिष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को की जो विशिष्ट योग्यता का लाभ बजट पुस्तिका के नियंत्रण के कारण नहीं मिल पाता है। और चौथा इसका दोष बता सकते हैं हम, बजट निर्माण में अनावश्यक विलंब होता है। बजट निर्माण व्यय में अनावश्यक वृद्धि का भी कारण ये बन जाता है। तो इस प्रकार से बजट पुस्तिका के एक तरफ लाभ हैं तो दूसरी तरफ हानि भी है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट अवधि। बजट अवधि का अर्थ उस समय अवधि से लिया जाता है जिसके लिए बजट बनाया जाता है। सभी व्यवसायों में बजट एक समान नहीं होता है। ये किस पे निर्भर करता है? ये करता है व्यवसाय की प्रकृति। तो व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अलग अलग व्यवसायों में बजट अवधि भी अलग अलग बनाई जाती है। लेकिन सामान्यतया पूंजी बजट को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक बजट जो होते हैं उनकी अवधि 1 वर्ष होती है। जैसे आपके कौन कौन से बजट हो सकते हैं? रोकड़ बजट, विक्रय बजट, उत्पादन बजट, सामग्री बजट, श्रम बजट, उत्पादन ऊपरी व्यय बजट, प्रशासनिक, विक्रय और वितरण व्यय बजट। ये जो बजट होते हैं इन सभी बजटों में के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक और साप्ताहिक बजट भी जो होते हैं वो भी व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार बनाए जाते हैं। लेकिन पूंजी प्रधान उद्योगों में निष्पादन बजटों की अवधि 1 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। यदि
उनकी उत्पादन प्रक्रिया अधिक लंबी हो। इसी प्रकार सभी व्यवसायों में पूंजी बजट और शोध और विकास बजट लंबी अवधि के लिए बनाए जाते हैं, जो 5 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हो सकते हैं। बजट अवधि ना तो बहुत छोटी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि यदि बहुत छोटी होगी या बहुत अधिक होगी तो इसके कारण व्यवसाय में निष्क्रियता आ जाएगी। तो बजट अवधि का निर्धारण करते वक्त हमें कुछ तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे व्यवसाय की प्रकृति हो गई, उत्पादित वस्तु के निर्माण प्रक्रिया में लगने वाला समय हो गया, व्यवसाय का आकार हो गया, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम हो, बजट की प्रकृति हो गई, निष्पादन बजट या पूंजीगत बजट या अन्य बजट, प्रतियोगी व्यवसाय की बजट अवधि हो गई, आंतरिक और बाह्य तत्व हो गए, उपभोक्ताओं एवं बाजार से दूरी हो गई, मुद्रा एवं पूंजी बाजार की स्थिति, व्यावसायिक जोखिमें, अनिश्चितताएं और व्यापार चक्र की संभावना, सरकारी नीति, राजनीतिक वातावरण, व्यवसाय का उद्देश्य, ये सभी तत्व जो हैं वो बजट अवधि में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके मूल बजट कारक, जिसको हम प्रमुख बजट कारक भी कहते हैं। मूल बजट कारक या प्रमुख बजट कारक कौन सा कारक होता है? वो कारक जो व्यवसाय के सभी बजटों को प्रभावित करता है। इसके जो प्रभाव की सीमा होती है वो पहले ही निर्धारित कर दी जाती है, जिससे कि निष्पादन और कार्यात्मक बजटों का निर्माण हम आसानी से कर सकें। इन कारकों का निर्धारण बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। ऐसे कारक व्यवसाय में एक से अधिक भी हो सकते हैं और यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी व्यवसायों के मूल कारक एक ही हों। किसी व्यवसाय में सामग्री मूल कारक हो सकता है तो किसी व्यवसाय में वित्त की पूर्ति मूल कारक हो सकता है। इसी प्रकार विक्रय का क्षेत्र, विज्ञापन, सरकारी नीति, विशेष सामाजिक और आर्थिक वातावरण भी मूल कारक बन सकते हैं। मूल कारक जो होते हैं वो स्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अस्थायी मूल कारक सामयिक, जो कुछ समय बाद ही दूर किए जा सकते हैं और उस समय तक की बजट निर्माण पर प्रभाव पड़ता है, जबकि स्थायी कारक का प्रभाव दीर्घकाल तक होता है। तो एक तरह से अस्थायी का अल्पकाल होता है और स्थायी का दीर्घकालीन प्रभाव होता है। बजट बनाते समय ऐसे कारकों को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार मूल कारक व्यवसाय का केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं हम, जिसके चारों ओर कार्यात्मक बजट घूमते रहते हैं। मूल कारक को हम विभिन्न उसमें बांट सकते हैं, जैसे आपके हमने पहला दिया, जैसे उत्पादन के क्षेत्र में, विक्रय के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। अन्य क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? जैसे श्रम की सीमित उपलब्धि, कच्चे माल की सीमित उपलब्धि, पूंजी की सीमित पूर्ति, मूल्य में परिवर्तन का चक्र, तकनीकी कारक। तो इस प्रकार से कारक कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उत्पादन के क्षेत्र में सामग्री की सीमित पूर्ति, विशिष्ट तकनीक, सरकारी नीति, विशिष्ट उत्पादन संयंत्र, ये सब इसके मूल कारक हो सकते हैं, जिन्हें प्रबंधकीय कुशलता के माध्यम से दूर किया जा सकता है। विक्रय के क्षेत्र में क्या क्या हो सकते हैं? मांग में आकस्मिक कमी, कुशल विक्रेताओं का अभाव, सीमित या अपर्याप्त विज्ञापन, विशिष्ट उपभोक्ता से संबंध जैसे कारक मूल कारक हो सकते हैं, जिन्हें कुशल विक्रेताओं के चयन, प्रभावी विज्ञापन, विशिष्ट पैकिंग, अच्छी किस्म, मूल्य में कमी के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। अब वित्त के क्षेत्र में क्या क्या है? असंगठित मुद्रा बाजार, विनियोजकों की कमी, अज्ञानता, ये वित्त के क्षेत्र के मूल कारक हो सकते हैं, जिन्हें हम किसके माध्यम से दूर कर सकते हैं? प्रबंधकीय कुशलता के माध्यम से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र जैसे आपको बताया था कि श्रम की सीमित उपलब्धि,
इसमें क्या है, प्रशिक्षण, उत्प्रेरण आदि से श्रम की उत्पादकता बढ़ाकर उसे दूर किया जा सकता है। कच्चे माल की सीमित उपलब्धि, वैकल्पिक सामग्री के प्रयोग, वस्तु के डिजाइन में परिवर्तन करके हम इसे दूर कर सकते हैं। पूंजी की सीमित पूर्ति में नए अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स का निर्गमन, कम अवधि के लिए उधार, उत्पादन समय चक्र में कमी करके हम इन्हें दूर कर सकते हैं। मूल्य में परिवर्तन का चक्र, लागत नियंत्रण, किस्म, सुधार, प्रभावी विज्ञापन, इन सब से हम बिक्री क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। तकनीकी कारक, शोध और अनुसंधान द्वारा हम इसे दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मूल कारक जो होते हैं, प्रमुख कारक जो होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं और उनको हम समय समय पर अपनी सूझता या समझता के आधार पर उन्हें सही भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व केंद्र। उत्तरदायित्व केंद्र व्यवसाय या उपक्रम का एक विभाग या उपविभाग होता है जो नियंत्रण की दृष्टि से एक प्रबंधक के अधीन कार्य करता है। प्रबंधक उस केंद्र की सभी व्यावसायिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होगा। बड़े व्यवसायों में इस प्रकार के उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना की जानी आवश्यक होती है। जैसे ये कौन से केंद्र होते हैं, जैसे विक्रय केंद्र, उत्पादन केंद्र, लागत, वित्त केंद्र, लाभ और विनियोग केंद्र, ये उत्तरदायित्व केंद्र होते हैं। लास्ट पॉइंट है आपके बजट प्रारूप। बजट प्रारूप क्या है? ऐसा विवरण जो व्यावसायिक बजटों के निर्माण के लिए पहले ही व्यवस्थित क्रम में तैयार किया जाता है। इसके अनेक प्रारूप हो सकते हैं जिनका उल्लेख कहाँ मिलेगा हमें? बजट पुस्तिका में। अब बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले से ही व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाता है। ये बिंदु भौतिक लक्ष्य या वित्तीय लक्ष्यों या दोनों से ही संबंधित हो सकते हैं। बजट प्रारूप जो होता है वह पूर्व में ही तैयार कर लेने से बजट बनाने में हमें आसानी हो जाती है तथा इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा होने से समय भी कम लगता है और इस प्रारूप के आधार पर एक अन्य सामान्य व्यक्ति भी व्यवसाय के बारे में सामान्य अनुमान लगा सकता है। एक ही व्यवसाय में कई प्रकार के बजट एक साथ ही अवधि में बनाए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी का प्रारूप एक समान हो। बजट की प्रकृति के आधार पर बजट प्रारूप भी अलग अलग हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे बजट प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, इसके भी कुछ लाभ हैं। क्या लाभ हैं इसके? हमने जितनी व्याख्या की उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बजट बनाने में ये हमें क्या देता है? सुविधा प्रदान करता है, सरलता प्रदान करता है। बजट बनाने में समय की बचत भी करता है और जितने भी प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं उनमें सरलता और शीघ्रता प्रदान करता है। बजट का व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुतिकरण को भी ये सहयोग देता है। प्रबंध के सभी स्तरों पर निर्णय की दृष्टि से बजट प्रारूप की उपयोगिता दिखाई जाती है। व्यवसाय के बारे में हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये सब इसके लाभ हैं, लेकिन इस लाभ के साथ ही इसके कुछ एक दो दोष भी हैं। जैसे बजट अधिकारी की स्वायत्तता को ये क्या कर देता है? सीमित कर देता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि छोटे व्यवसाय के लिए ये अनुपयुक्त है। तो ये जो शब्द हैं यहाँ पे सारे, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? बजट शब्दावली कहते हैं।